हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे बच्चों। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे, है ना। और इस वीडियो में हम बच्चों क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स की कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जिसको भी कोई भी डाउट अब तक रह गया होगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वो सारा जो डाउट है आप लोगों का वो इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट आपको रह गया होगा तो वो अब कोई डाउट रहने वाला नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, क्योंकि अब देखिए एग्जाम में टाइम तो रह नहीं गया है ना, गिने चुने दिन रह गए हमारे पास। तो उसमें भी अब अगर कोई डाउट रह जाता है तो दिक्कत वाली बात होगी। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। और जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर हमें पढ़ना होता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों, वो क्या होता है, वेव फ्रंट से रिलेटेड बातें पढ़नी होती है। अब इससे पहले कि मैं वेव फ्रंट पे जाऊं, क्योंकि इसमें ना एक बात बोली गई है पार्टिकल वाली बात, तो अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें बोला गया था कि उसको ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उसका नेचर ट्रांसफर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर पार्टिकल वर्ड क्यों आता है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। तो वेव ऑप्टिक्स की थोड़ी हिस्ट्री पे जाए तो लाइट वेव है या पार्टिकल है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग राय थी। सबसे पहले न्यूटन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी, और न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया था बच्चों, कॉर्पस्कुलस दिया था, है ना। हालांकि वो थ्योरी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया था। दूसरा जो दूसरे साइंटिस्ट थे हाइगन्स, उन्होंने ये बोला था कि लाइट जो होता है ना वो भी साउंड की तरह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और उसको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। और उस मीडियम का नाम क्या दिया गया था बच्चों, ईथर दिया गया था। उन्होंने बोला कि लाइट जो होता है वो जिस मीडियम से ट्रैवल करता है वो मीडियम ईथर होता है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा दिनों तक ये भी नहीं चल पाया और ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि लाइट अपने आप में क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है ना। लेकिन जो हाइगन साहब की थ्योरी थी वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इन सारी थ्योरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और जो थ्योरी इन्होंने दी थी उसको ही यूज करके यंग्स, एक साइंटिस्ट था थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि जो वेव नेचर होता है उसको प्रूव किया था लाइट के, है ना। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने भी बोला कि लाइट क्या होता है, वेव के फॉर्म में होता है। लेकिन उन्होंने बोला था कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता है, लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज है जो हाइगन के थ्योरी में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी थी मैक्सवेल की, उसमें कि मैक्सवेल साहब ने बोला कि भाई लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करता है ना। उसके बाद फिर मैक्स प्लैंक आए, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया पार्टिकल नेचर की। उन्होंने बोला था कि बेसिकली एनर्जी जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग राय थी अपनी लाइट को लेकर के। फिर डी ब्रॉगली साहब ने सबको पढ़ने के बाद एक बार एक थ्योरी दी कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल बिहेवियर का होता है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो एक कोई बिहेवियर उसका नहीं होता है। मतलब जो जो साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से जो भी कह रहे थे वो सब अपने अपने तरीके में सब सही थे, है ना। तो अभी फिलहाल जो हमें बात करनी है वो किसकी बात करनी है, वेव फ्रंट की बात करनी है ना। इसमें मैंने इतना सब कुछ इसलिए बताया आपको क्योंकि जिस थ्योरी पे ये वेव फ्रंट की थ्योरी बेस्ड है उसमें क्या बोला गया था, हाइगन साहब ने क्या लिया था कि लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करेगा जिसको हम ईथर बोलते हैं ना। तो अब जो वेव फ्रंट है उसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन है वो ये कहता है हमसे कि भाई ये एक कंटिन्यूअस लोकस होगा उन सारे पार्टिकल्स का एक मीडियम में जो कि सेम फेस में वाइब्रेट करता है एट पर्टिकुलर टाइम, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक फेस में होने का क्या मतलब होता है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक पत्थर पानी के अंदर अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं, मान लीजिए कि एक तालाब है उसके अंदर आपने एक पत्थर फेंका या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका, तो आपको दिखता होगा कि उसके अंदर ना रिपल्स बनते हैं, इसके अंदर गोल गोल सर्कल सर्कल सा कुछ आपको रिपल्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपको एक चाहे क्रस्ट दिखाई दे या ट्रफ दिखाई दे, तो अगर क्रस्ट क्या होता है, जो ऊपर वाले होते हैं, है ना, जो वेव ऊपर की तरफ जाता है, और जो नीचे की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट ट्रफ बोलते हैं हम। तो क्रस्ट या ट्रफ के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक बार में आपको सारे क्रस्ट के पार्टिकल्स को देखना है और दूसरी बार में आपको ट्रफ के पार्टिकल्स को देखना है। तो जितने भी क्रस्ट वाले पार्टिकल्स होते हैं उन सबका क्या होता है, फेस सेम होता है, और जितने भी ट्रफ वाले पार्टिकल्स होते हैं उन सबका फेस सेम होता है। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली बताऊं इसके अंदर, तो ये होता है, देखिए हम सब ये जानते हैं कि जो कोई भी सोर्स होगा जहां से वेव जनरेट हो रहा होता है, उस वेव की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ वेव अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी
प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है यहां पे, और ये kx है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो टर्म होता है इसी को क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, वो जो मैंने आपको पानी वाला एग्जांपल दिया कि अगर आप उसमें पत्थर फेंकोगे पानी के अंदर तो आपको जो बनता है वो रिपल्स कहलाते हैं, और उसके अंदर जो क्रस्ट के जितने पार्टिकल्स होते हैं उन सबका फेस क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली समझे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक सोर्स था, है ना, और इससे जो वेव जनरेट हो रही है उसका मतलब ड्रॉ करके ऐसे देखते हैं कि इसका वेव मान लीजिए ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, इस तरीके से इधर ट्रैवल कर रहा है, फिर इस तरीके से इधर ट्रैवल कर रहा है, हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा ये वेव। तो अब फेज सेम होने का क्या मतलब होता है कि देखिए वाई इक्वेशन क्या होता है जनरल वेव का, जो भी एसएचएम कर रहा होता है उस पार्टिकल उसका, कि ओमेगा टी प्लस के एक्स क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा उसका। तो अब इसमें जो एक्स होता है ना, वो एक्स क्या होता है, उस पार्टिकल के बारे में बात करी जाती है जिसको ये सोर्स क्या दे रहा है, अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अब जैसे मेरे पास मान लीजिए कि ये एक सोर्स है एस, और ये इस तरीके का वेव क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो यहां से x1 डिस्टेंस का पार्टिकल, ये जो x1 वाला होगा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, मतलब इसको इक्वेशन में लिखोगे तो y इक्वल टू क्या होगा, a साइन ओमेगा टी, और प्लस का क्या आ जाएगा, के x1 आ जाएगा। तो देखिए इस वाले पार्टिकल का, इसको जिसको की सोर्स से एनर्जी मिली है उसका फेस क्या है, ओमेगा टी प्लस के x1 है। ऐसे ही यहां से x1 डिस्टेंस का पार्टिकल ये भी तो हो सकता है, यहां से x1 डिस्टेंस का पार्टिकल ये भी तो हो सकता है, यहां से x1 डिस्टेंस का पार्टिकल ये भी हो सकता है ना। इन सारे ही पार्टिकल्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो जो भी सरफेस आपको मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेवफ्रंट बोला जाता है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आप इसको एक थोड़ा सा और इजी एग्जांपल से समझना चाहते हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वेवफ्रंट क्या होता है। लेकिन वेवफ्रंट बनने के लिए क्या होता है, एक सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए कि मैं एक सोर्स हूं, और मुझे क्या किया गया कि चारों साइड से बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है ना। अब जब मैं हिलूंगा तो क्या होगा कि मैं अपने सारे चारों साइड में जितने भी लोगों ने मुझे टाइटली होल्ड कर रखा है, मैं सबको क्या करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो उन सबका फेस क्या होगा, सेम होगा। तो जिन जिन पार्टिकल्स का, ऐसे ही आप इसमें इस इक्वेशन में आप ये भी देख सकते हो कि जो x2 डिस्टेंस पे होगा, यहां पे भी एक पार्टिकल x2 डिस्टेंस पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है x2 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल। इन सारे पार्टिकल्स को भी जब आप जोड़ोगे तो इनका फेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी जो आपको दिख रहा होगा ये एक स्पेरिकल नेचर का बनता है, लेकिन कभी और इसका शेप कुछ और भी हो सकता है। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएं तो डेफिनेशन में क्या बोला गया बच्चों इसका, कि इट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, है ना, कि उन सारे पार्टिकल्स का होता है जो सेम फेस में क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। तो आई होप समझ आया होगा कि वेवफ्रंट क्या होता है। दूसरी चीज क्या है कि कितने टाइप का वेवफ्रंट होता है। तो देखिए तीन तरीके का जनरल वेवफ्रंट होता है हमारे पास, एक स्पेरिकल वेवफ्रंट होता है, दूसरा सिलेंड्रिकल होता है, और तीसरा क्या होता है बच्चों, प्लेन वेवफ्रंट होता है ना। स्पेरिकल किससे बनता है, जब भी सोर्स क्या होगा, पॉइंट साइज का होगा। तो अब अगर आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करोगे, आपके पास मान लीजिए कि आपके घर में एक बल्ब लटका लो आप कहीं पे बीच में, तो उससे जो रोशनी निकलती है वो चारों साइड स्पेरिकली सिमेट्रिकल तरीके से निकलता है वेव, है ना। तो जो वहां से वेवफ्रंट बनेगा, मतलब उन पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन जो सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा होगा, वो उन सबको जब आप ज्वाइन करोगे तो उसकी सिमेट्री कैसे बनेगी, स्पेरिकल्स बनेगी, है ना। यानी बहुत सारे कंसेंट्रिक स्पेयर्स होंगे जो सेम फेस में होगा, और उन सबको कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट किया गया कि देखिए ये पहला वेवफ्रंट है स्पेरिकल, ये दूसरा वेवफ्रंट है, ये तीसरा वेवफ्रंट है, और यहां पे ये जो ब्लैक कलर की लाइन से बनाया गया ये रे ऑफ लाइट होता है। और ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो रे ऑफ लाइट होता है वो वेवफ्रंट पे हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो पॉइंट सोर्स से जो वेवफ्रंट बनेगा उसका शेप क्या होता है, स्पेरिकल। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई लीनियर सोर्स होता है, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, है ना, तो उससे जो वेवफ्रंट बनता है उसकी सिमेट्री कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ये है, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका फेस सेम है। इसी तरीके से यहां पे जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस दूसरे वाले सिलेंड्रिकल सरफेस पे, उन पार्टिकल्स का क्या होगा, फेस सेम होगा। तो लीनियर शेप से क्या बनता है, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनता है। और अगर स्पेरिकल या लीनियर सोर्स, जो स्पेरिकल वेवफ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो, है ना, उसके लिए सोर्स क्या होगा, पॉइंट साइज या लीनियर। अगर उन दोनों ही सोर्स से आप बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके देखो तो आपको रे ऑफ लाइट क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस में ट्रैवल करता है उसके बाद, है ना। तो पहले तो इनका जैसे पॉइंट सोर्स होगा तो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से निकल रहा होगा, लेकिन इससे अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे तो सारी जो रे ऑफ लाइट होगी वो इस तरीके से क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। इसके लिए भी और इसके लिए भी रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जब इस तरीके से पैरेलल होता है तो जो वेवफ्रंट बनता है वो क्या होता है, एक प्लेन होता है जो उन रे ऑफ लाइट पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात
बात है कि इन प्लेन सरफेस को, जो ये प्लेन वेवफ्रंट बना है, उसको बिल्कुल सामने से देखोगे तो आपको सिर्फ एक लाइन नजर आएगा। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बिल्कुल फ्रंट साइड से आप इसको ड्रॉ करोगे तो अगर ये रे ऑफ लाइट है हमारे पास, तो वेवफ्रंट क्या बनेगा, इस तरीके से लाइंस के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, है ना। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट वेवफ्रंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 और तरीके का वेवफ्रंट होता है। इसको मैंने कनकेव और कॉन्वेक्स वेवफ्रंट का नाम जरूर दिया है, लेकिन इसको हम कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेवफ्रंट और डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेवफ्रंट के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सोर्स ये एस है और पॉइंट साइज का सोर्स है, और ये दोनों कनकेव और कॉन्वेक्स किसके बेसिस पे बोला जाता है कि मान लीजिए मैं यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं और यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जो मतलब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जो भी होगा, मतलब प्लेन के बारे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जो वेवफ्रंट है ये क्या प्लेन वेवफ्रंट है, यहां पे भी और यहां पे। ये वो अलग बात है कि यहां जो प्लेन वेवफ्रंट बन रहा है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बन रहा है थ्रू द लेंस। यहां जो ये वेवफ्रंट है वो क्या है, बिफोर रिफ्रैक्शन है। तो उसके बारे में बात नहीं करी गई है। जो स्पेरिकल है ना, इसके बारे में बात करी जा रही है कि जो भी स्पेरिकल नेचर का वेवफ्रंट है वो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। तो अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करूं बच्चों, तो आप देखो कि ये जो शेप बन रहा है ये क्या है, कॉनकेव साइड होगा, है ना। कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसको कॉनकेव स्पेरिकल वेवफ्रंट बोला जाता है। और दूसरी चीज ये भी बोल सकते हो कि डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेवफ्रंट। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहला जो वेवफ्रंट बन रहा है वो छोटा, फिर दूसरा और बड़ा बनेगा, फिर तीसरा और बड़ा बनेगा। और इसमें एक चीज और भी है कि इस सोर्स से जो लाइट निकल रहा है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो वेवफ्रंट जो बनेगा वो डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेवफ्रंट बन जाएगा। लेकिन अगर आप लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जो बनता है ये क्या बनता है, प्लेन वेवफ्रंट बनता है। इसी तरीके से अगर मैं प्लेन वेवफ्रंट को एक कॉन्वेक्स लेंस पे ले जाऊं, यानी पैरेलल रेज को जब आप ले जाओगे कॉन्वेक्स लेंस पे, जब आप इंसिडेंट करोगे तो वो क्या करेगा, फोकस पे जाकर के कन्वर्ज करेगा ना। तो यहां पे क्या था, डाइवर्जिंग, और यहां पे रे ऑफ लाइट क्या है, कन्वर्जिंग है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो वेवफ्रंट बन रहा है ये हमारे लिए क्या है, कॉन्वेक्स नेचर है, या आप इसको कह सकते हो कन्वर्जिंग है, क्योंकि पहले बड़ा वेवफ्रंट बना, फिर छोटा, फिर और छोटा। तो ये भी 2 अलग अलग टाइप का हमारे पास वेवफ्रंट होता है। तो स्पेरिकल वेवफ्रंट में 2 अलग अलग कैटेगरी की वेवफ्रंट होती है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कब कन्वर्जिंग वेवफ्रंट बनता है और कब डाइवर्जिंग वेवफ्रंट बनता है ना। उसी को हम एक बार कॉनकेव और एक बार कॉन्वेक्स वेवफ्रंट बोल देते हैं। अब जो अगली थ्योरी है वो हाइगेंस साहब की थ्योरी थी। हाइगेंस साहब ने क्या बोला था कि जिसपे ये वेवफ्रंट की कहानी अभी तक बताई मैंने आपको। हाइगेंस साहब ने हमें क्या बोला बच्चों कि एक वेवफ्रंट के ऊपर, अब वेवफ्रंट क्या होता है, जिसको भी सोर्स से पहली बार एनर्जी मिली है ना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक सोर्स है, उससे जिसको भी सबसे पहली बार एनर्जी मिली है ना, उन सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेवफ्रंट बोलते हैं। अब उनकी थ्योरी क्या कहती है कि देखो सोर्स से तो उन सारे पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, अब उन पार्टिकल्स को मिला करके जो बना उसको वेवफ्रंट बोला गया। लेकिन वो जो पार्टिकल्स है वो अपने आप में एक नया सोर्स होगा, है ना। और यही बोला गया था हाइगेंस प्रिंसिपल में कि ईच पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ वेवफ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, यानी बाद में जो वेव्स बनेंगी, सेकेंडरी वेव्स मतलब जो बाद में वेव्स बनेंगी, उसका जो सोर्स होगा वो कौन होगा, जो वेवफ्रंट में मतलब जो उसको पहली बार एनर्जी मिली है, उन सारे पार्टिकल्स, वो जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सोर्स होंगे उसके लिए, है ना। एंड विच एड अप टू गिव वेवफ्रंट एट एनी लेटर टाइम, यानी जो बाद में सेकेंडरी वेव्स बन रही है उनको जब आप कंबाइन करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, बाद में सेकेंडरी वेव मतलब बाद वाला वेवफ्रंट मिलेगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास, इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, रब कर देते हैं, है ना। देखिए क्या है कि ये सोर्स है सबसे पहला वाला, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब इससे जो है सबसे पहले एनर्जी इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, और इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो आपको इस तरीके से कुछ मान लो सरफेस मिल गया, है ना। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको सबसे पहले एनर्जी मिला। कौन कौन से पार्टिकल, ये इस तरीके से इन सारे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको सबसे पहले एनर्जी मिली है, ठीक है जी भाई साहब। अब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये चुप थोड़ी बैठेगा, ये भी तो आगे ट्रैवल करेगा। तो ये अपने वेव को इस तरीके से आगे ले जाएगा, फिर ये ऐसे आगे बढ़ाएगा, फिर ये आगे बढ़ाएगा, फिर ये आगे बढ़ाएगा, है ना। इस तरीके से ये वेव क्या करता है, अपनी एनर्जी को आगे ट्रैवल करवाता है। अब आप देखिए कि किसी भी टाइम टी पे मान लीजिए इसकी एनर्जी यहां पे पहुंच गया, इसकी एनर्जी यहां पे पहुंच गया, इसकी एनर्जी यहां पहुंच गया। अब इन सारों को अगर आप जोड़ देते हो, देखिए इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये भी क्या करेगा, एक तरीके से एक वेवफ्रंट बनाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी वेवफ्रंट बोलते हैं ना बाद में।
फिर इस पार्टिकल पे यहां देखिए ये एक सोर्स है, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये भी क्या करेगा अपना वेव इस तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करवाएगा। तो एनर्जी हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है ना। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। और अब हम अगर इसको भी ज्वाइन कर देंगे फिर से, तो देखिए एक नया वेव फ्रंट इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो ये क्या होता है कि अगर पॉइंट सोर्स है तो इस तरीके से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सॉरी स्पेरिकल वेव फ्रंट बनते चले जाते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई वेव फ्रंट अगर इस तरीके से ले लें तो आपको इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर लीनियर सोर्स है हमारे पास, मान लीजिए लीनियर सोर्स अगर मैं ले रहा हूं, तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। देखिए इस तरीके के पार्टिकल्स होंगे और इन सारे पार्टिकल्स को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा, है ना। तो आई होप ये सारी बातें समझ आई होंगी कि क्या है। तो हाइगेंस आपकी थ्योरी यही थी कि हर जो पॉइंट होता है वेव फ्रंट पे वो एक नए वेव या नए वेव फ्रंट का क्या होता है, एक सोर्स होता है। और इसी चीज को उन्होंने अपने अजम्पशंस में भी बताया था। तो 3 अजम्पशंस होती हैं इनकी। जो पहला अजम्पशन है वो क्या है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। तो ये जो सारी चीजें बताई थी ना मैंने आपको, यही सारा क्या कहलाता है, ये वेवलेट्स कहलाते हैं ये सारे के सारे। तो पहला वाला वेव फ्रंट है और बाद उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो वेवलेट्स कहलाएगा। सो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। पहला अजम्पशन ये है। दूसरा अजम्पशन क्या है बच्चों हाइगेंस का, कि द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जैसा आपको बताया था मैंने आपको कि ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये आगे की तरफ जा रहा है ना, देखो ये इस तरीके से आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो ये जो वेव आगे की तरफ ट्रैवल करेगा, ये जहां पे भी ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम में जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगा उसी स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेगा बच्चों, वो आगे की तरफ ट्रैवल करता चला जाएगा। तो सेकेंड जो अजम्पशन है वो ये है। और थर्ड अजम्पशन ये कहता है बच्चों कि द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये सब मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वेव फ्रंट है सपोज करो, अब इस पे ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का क्या करोगे, इस तरीके से आप एक सरफेस बनाओगे। तो यहां पे जो टेंजेंट है वो ऐसा है, इस वाले पार्टिकल का सरफेस क्या बना, इस तरीके का। तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इन सारे टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के बाद ये बना। फिर इससे इसके ऊपर जितने भी सोर्सेज होंगे वो अपनी एनर्जी को आगे की तरफ ट्रैवल करवाएगा और वहां पे जब हम टेंजेंट्स को जोड़ते चले जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट है इसका कि द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि हाइगेंस साहब की का थ्योरी क्या था और मतलब प्रिंसिपल क्या था और उसका जो अजम्पशन था जिस पे बेस्ड था हाइगेंस प्रिंसिपल, वो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट कहानी क्या है हमारे पास कि इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे कि आखिरकार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा था उसको हम हाइगेंस की थ्योरी से प्रूव करने वाले हैं। तो देख लीजिए इसके लिए क्या किया हमने कि एक रे ऑफ लाइट, दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट ली हमने। वैसे तो जहां से भी सोर्स से लाइट आ रहा होगा उसमें बहुत सारे रेज ऑफ लाइट होती हैं, लेकिन हम क्योंकि मतलब जो डायग्राम है हमारा वो थोड़ा मेसी ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट लिया और दोनों ही क्या कर रहा है, इस सरफेस पे जाके टकरा रहा है। जो सरफेस कैसा है बच्चों, नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ठीक है जी। अब देखिए कि हमने सबसे पहले ये वेव फ्रंट बनाया क्योंकि रेज ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो एक वेव फ्रंट मान लीजिए कि ये mn है। अब क्या हो रहा है कि यहां पे n वाला जो लाइट है या n वाला पार्टिकल, वहां से जो लाइट आ रहा है मान लीजिए वो b पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। और इंसिडेंट करने के बाद देखो ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे I एंगल बना रहा है और इसी को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे। अब हुआ क्या कि जितनी देर में n वाला पार्टिकल b पे पहुंच रहा है उतनी देर में m वाला पार्टिकल कहां पे पहुंच रहा है बच्चों, a पे पहुंच रहा है। ठीक है जी। तो इन दोनों को मतलब एक टाइम पे जहां पे भी पार्टिकल्स हैं, मतलब n से आने वाला और m से आने वाला, उनको जब हमने कंबाइन किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलते हैं। अब जितनी देर में a सी तक पहुंचेगा और टकराएगा इस सरफेस से, उतनी देर में बी तो मतलब ये वाला पार्टिकल तो ऑलरेडी टकरा चुका था, तो अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो जितनी देर में ए सी तक पहुंचेगा उतनी देर में बी क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके डी तक पहुंच जाएगा। और इस पॉइंट, इस टाइम टी पे जो डी वाले पार्टिकल का फेस है और जो सी वाले पार्टिकल का फेस है वो क्या है, सेम है। और इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो ये क्या कहलाता है, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाता है ना। अब क्योंकि ये मीडियम सेम है, मतलब जो ए से सी आ रहा है लाइट और बी से डी जा रहा है वो क्या है, मीडियम सेम है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस ए से सी का होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, बी से डी का होगा इसका। अब हमें ये प्रूव करना है कि देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट था हमारे पास, ये क्या कर रहा है, एंगल आर बनाना है ना नॉर्मल के साथ। तो हमें यही प्रूव करना है कि जो इंसिडेंट लाइट है आई, इंसिडेंट लाइट जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, वो क्या है, आर एंगल है। इसी को प्रूव करना है कि एंगल आई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल आर होना चाहिए।
इसके लिए अगर आप थोड़ा सा इसको और ड्रॉ करोगे तो देखो, अगर ये एंगल आई है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। अच्छा, ये अगर आर है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस का आर हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस आर है तो ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये यहां पे क्या है परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल 90 माइनस आई था तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आई हो जाएगा इसका, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट इस सरफेस के साथ क्या कर रहा है आई एंगल बना रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो क्या कर रहा है आर एंगल बना रहा है। तो अगर हम कहीं से भी ये प्रूफ कर दें कि एंगल आई और एंगल आर बराबर है, यानी जो एंगल इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहा है सरफेस के साथ, अगर वही एंगल रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी बना रहा होगा नॉर्मल के साथ, यानी तो हमें ये प्रूफ हम कर देंगे कि एंगल आई क्या होगा एंगल आर के बराबर होगा। अब कुछ नहीं करना, उसके लिए हमें ये सारी बातें तो आपको जो एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि ये दो डेरिवेशन ऐसा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इस चैप्टर से जो आता है, क्योंकि बाकी सारे डेरिवेशन इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। तो अब यही दो, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द वेव थ्योरी एंड जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द वेव थ्योरी है, आपके पास यही दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रह गए। उनमें से कोई एक डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, इसके लिए मैंने पॉइंट वाइज आपको समझा दिया कि कैसे कैसे ये सब जो ड्रॉ हो रहा है और जो लाइट कर रहा है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है कि व्हेन n reaches to xy at point B, m reaches to point A and it has to cover additional distance AC to reach the distance xy, है ना, सॉरी सरफेस xy। तो ये सारी बातें आप इसको पढ़ लोगे। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि AC और BD सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि सेम टाइम में सेम स्पीड से कवर कर रहा है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा C टाइम T हो जाएगा इसका, है ना। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को देखें BAC और BDC को, है ना, तो अगर मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना हो तो उसके लिए हम अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा। और ये कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि BC बराबर क्या हो जाएगा CV, क्योंकि ये कॉमन है। देखिए ये वाली जो लाइन है ये क्या कॉमन है ना दोनों में, तो ये तो कॉमन हो गया। और AC इक्वल्स टू BD हो गया, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो AC है और ये BD है ये आपस में बराबर है, तो वो किसके बराबर है बच्चों CT के बराबर है ना, C टाइम्स T। और दूसरी चीज क्या है, तो ये AC इक्वल्स टू BD हो गया, और दूसरी चीज कि BAC और जो BDC होता है ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल क्या है 90 डिग्री है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट होता है वो वेव फ्रंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम RHS कॉन्ग्रुएंसी को लगाएं तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगा आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, और इस कॉन्ग्रुएंसी से हम ये कह सकते हैं कि एंगल ABC और जो DCB होगा ये आपस में क्या होगा बराबर होगा, BCD भी कह सकते हो उसको, यानी कि ये दोनों ही एंगल बराबर हो गए। और जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल I और R बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा ये वाला एंगल I और ये वाला एंगल R भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो वहीं से निकल के आया था। तो यानी कि ये हमें प्रूफ करता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है ना। तो वेव थ्योरी से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया। और रिफ्लेक्शन की दूसरी लॉ क्या था रिफ्लेक्शन का, एक तो था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, दूसरा जो हमने पढ़ा था कि सारे रेज क्या होने चाहिए सेम प्लेन में होना चाहिए। तो देखो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है सेम प्लेन में, ये भी इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है सेम प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये दोनों बातें प्रूफ हो गई। अब दूसरी थ्योरी क्या है रिफ्रैक्शन की, जिसको हम प्रूफ करेंगे किससे वेव थ्योरी से। तो अब इसमें क्या होगा कि लाइट जैसे पहले एक अपने ही मीडियम में जा रहा था, अगर हम सरफेस को ट्रांसपेरेंट रखते हैं तो दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाएगा। तो अब सेम इसी तरीके से दो पैरेलल रेज क्या है यहाँ पे आ रहा है, और जितनी देर में मतलब यहां से N से जो रे आ रहा है वो B पे तो स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन उतने ही टाइम में M वाला रे होगा वो A पे पहुंचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया इंसिडेंट रे। अब जब तक A C तक पहुंचेगा उतनी देर में B क्या होगा रिफ्रैक्ट करके D पे पहुंच जाएगा, यानी B से D पहुंचने का और A से C पहुंचने का टाइम सेम है। लेकिन क्योंकि ये वाला मीडियम अलग है और ये वाला मीडियम अलग है, तो अब जो ये B से D वाला डिस्टेंस होगा और A से C वाला डिस्टेंस होगा ये ऑब्वियसली क्या होगा डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग स्पीड से क्या कर रहा है ट्रैवल कर रहा है। तो अब यहां पे फिर से क्या देखिए ये एंगल I होता है और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा R हो जाएगा। सेम थ्योरी से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप इस बात को प्रूफ कर लोगे कि कैसे ये I हो गया और कैसे ये R हो गया हमारे पास। अब हमें ये प्रूफ करना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, जैसे कि स्नेल्स लॉ होता है कि साइन I और साइन R का रेशियो सेम होता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। इस बात को हमें क्या करना है प्रूफ करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों ही ट्रायंगल में मतलब BAC और जो BDC होगा, अगर आप इसमें साइन I और साइन R का रेशियो निकालोगे तो जो हम चाहते हैं वो हमारे पास मिल जाएगा, है ना। तो एक बात पक्का है, हमने ये पहले भी बोला था कि जो AC होगा, अगर इस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट क्या है v1 है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v1t। और जो दूसरा मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है v2 है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइट वो कितना होगा बच्चों bd हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया v2 टाइम्स t हो गया इसका। तो अब अगर BAC में आप निकालोगे जो ऊपर वाला ट्रायंगल था उसमें साइन I कैलकुलेट करोगे तो AC बाई BC होगा जो कि v1t बाई BC हो जाएगा, और नीचे वाला ट्रायंगल जो BDC है उसमें साइन R क्या होगा BD बाई BC होगा, यानी ये जो हो जाएगा बच्चों वो v2t बाई BC हो जाएगा। और इन दोनों ही चीज को जब आप डिवाइड करोगे साइन
आर बाई साइन आई बाई साइन आर करोगे तो बीसी बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉमन है, और जो कॉमन टाइम था वो भी कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा v1 बाई v2 हो जाएगा। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो देखो इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। तो अगर आप में म्यू1 को लिखो, म्यू1 हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी बाई वी वन हो जाएगा, और इसी तरीके से जब आप म्यू2 लिखोगे तो म्यू2 की वैल्यू क्या होगी, सी बाई v2 हो जाएगा। और जब भी आप म्यू1 बाई म्यू2 या म्यू2 बाई म्यू1 करोगे तो इस तरीके से लाइट का रेशियो आ जाएगा। तो म्यू2 बाई म्यू1 करोगे तो v1 बाई v2 आएगा, और अगर आप म्यू1 बाई म्यू2 करते हो तो v2 बाई v1 आता है, क्योंकि वो हमेशा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि म्यू अपने आप में क्या था, सी बाई वी का रेशियो था। तो देखिए अब ये म्यू2 बाई म्यू1 क्या होता है, v1 बाई v2 के बराबर होता है। यहां पे साइन आई बाई साइन आर क्या आया था, v1 बाई v2 था। तो इसको जब हम इस वाली थ्योरी को यहां पे पुट करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो गया, म्यू2 बाई म्यू1 आ गया, और यही क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है ना। और इसमें भी ये बात प्रूव है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी, ये सारे के सारे क्या सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन सेम ही है। मतलब अगर ये वाला प्लेन आप ले रहे हो तो जो भी लाइट है वो इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है ना। तो इसलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को ही हम प्रूव कर सकते हैं किसके, वेव थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। अब अगली चीज क्या है कि अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट को प्रिज्म से, कॉन्वेक्स लेंस से और कॉन्केव मिरर से जब आप पास करवाओगे तो आपका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो किस तरीके से, रिफ्रैक्टेड बोलो या रिफ्लेक्टेड बोलो, क्योंकि मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है। तो जो वेव फ्रंट बनता है उसके बारे में कई बार ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। तो सिंपल है कि प्रिज्म से अगर आप प्लेन वेव फ्रंट को पास करवाओगे तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन ही रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स लेंस से पास करवाते हो तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी है। और उसी प्लेन वेव फ्रंट को जब आप एक कॉन्केव मिरर पे अगर आप इंसिडेंट करवाओगे तो जो बाद में रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से देखो ये कन्वर्ज कर रहा है ना। तो ये भी कन्वर्जिंग ही होगा, लेकिन कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे, लेकिन इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोला जाता है क्योंकि ये मिरर से हो रहा है ना। तो इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो आई होप ये यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी अभी तक, है ना, कि वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं, और वेव फ्रंट अलग अलग कैसे होता है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उन सारी चीजों को, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो मतलब इस थ्योरी से थोड़ा अलग टॉपिक है, और इसमें हमें थोड़ा सा वेव के बारे में ज्यादा बात करनी है, क्योंकि अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, रे के फॉर्म में बात कर रहे थे, है ना। अब जब भी हम बात करेंगे तो वेव नेचर में जो हमने वेव की इक्वेशन पढ़ी है उससे हमें थोड़ा डील करना होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि किसी भी एक जगह पे बहुत सारी वेव है जो कि ट्रैवल कर रहा है, और वो अगर आपस में जाकर के कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे आपस में मर्ज होता है, यानी सुपर इंपोज करता है वो आपस में एक दूसरे पे, है ना, यानी एक वेव दूसरे वेव के ऊपर जाकर के मर्ज हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके कमरे में एक लाइट, एक आपने लाइट, एक बल्ब आपने ऑन किया, स्विच ऑन किया, और इससे एक बल्ब जला तो आपको रोशनी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसी रूम में दूसरा बल्ब भी ऑन कर देते हो तो अब आपको ज्यादा लाइट दिखाई देगा, लेकिन वेव के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि दो लाइट मिलकर के डार्क बना सकता है, और इसके बारे में हम अभी चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन जनरल जो हमारे पास सोर्स होता है उससे क्या होता है कि जब दो लाइट आपस में जुड़ता है तो आपको और ज्यादा रोशनी दिखता है ना। तो वो दो लाइट जुड़ करके डार्क भी बना सकता है, मतलब कम रोशनी भी दे सकता है, ज्यादा रोशनी भी दे सकता है। तो उसी के बारे में बात करनी है कि कब हमें ज्यादा रोशनी मिलेगा दो लाइट मिलने के बाद, और कब हमें क्या होगा, कम रोशनी मिलेगा। लेकिन ये जो होता है ना कि जब भी दो बल्ब से जो लाइट आता है उसमें जब आपस में मर्ज होता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। अब ये तो अभी मैं सिर्फ दो बल्ब की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास 3 4 5 होगा तो सबसे लाइट वेव आएगा और सब आपस में क्या होता है, मर्ज होता है। इसी को बोला गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की इफ अ नंबर ऑफ वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अ मीडियम देन दे सुपरपोज ऑन ईच अदर एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, है ना। यानी इंडिविजुअल वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन सबको वेक्टर सम जब करोगे तो आपको नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा रिजल्टेंट वेव का, है ना। अब इसी तरीके से देखिए कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, पहला वेव है और ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो ये इसका क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है बच्चों, ट्रफ कहलाता है ना। अब ये दूसरी वेव है, ये भी इसी तरीके से ट्रैवल कर रहा है जैसे ये कर रहा था, बस इन दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। पहले का एम्पलीट्यूड क्या है, A1 है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है, A2 है। जब ये आपस में सुपर इंपोज कर रहा है, देखो इस तरीके से, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि
A1 का एम्पलीट्यूड क्या है, बड़ा है, और A2 का एम्पलीट्यूड क्या है, छोटा है। मतलब A1 बड़ा है और A2 छोटा है। लेकिन क्योंकि क्रस्ट और क्रस्ट आपस में सुपर इंपोज कर रहा है, तो क्या होगा कि जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से एक वेव का क्रस्ट अगर दूसरे वेव के ट्रफ के साथ आपस में सुपर इंपोज करता है तो आपको छोटी वेव दिखाई देगी, यानी जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। देखिए इस केस में A नेट क्या हो गया, A1 माइनस A2 हो गया, है ना। और ऐसा ही होता है अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हुआ, मतलब A1 और A2 सेम होगा, तो यहां तो आपको मैक्सिमम 2A दिख जाएगा, लेकिन यहां पे आपको कोई भी लाइट दिखाई नहीं देगी क्योंकि A नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होता है, और वो कब होता है उसके बारे में हम अभी और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सुपरपोजिशन होता है कि जहां पे भी बहुत सारी वेव्स आपस में आकर के सुपर इंपोज होंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव होगा, जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बच्चों, वेक्टर सम होता है ना। आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी अभी तक। अब जो नेक्स्ट कहानी है हमारे पास वो क्या है बच्चों, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है हमें, है ना। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, कि दो ऐसे सोर्सेस जो जिनका वेवलेंथ सेम होगा, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और वो जब ट्रैवल कर रहा होगा किसी मीडियम में, तो उनका जो फेस डिफरेंस होगा या तो 0 होगा या वो हर टाइम पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सोर्स है और इससे ये इस तरीके की वेव जनरेट कर रहा है, a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ये क्या है, वेव की इक्वेशन होती है। और दूसरा वेव क्या है हमारे पास, दूसरा सोर्स S2 है और उससे भी वेव जो जनरेट हो रहा है वो a sin ओमेगा t प्लस के एक्स आ रहा है इसका। तो ये जो ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो अगर यहां से मान लीजिए कि एक पार्टिकल P है, तो इस पार्टिकल को क्या होगा, S1 वाले सोर्स से भी लाइट मिलेगा और S2 वाले सोर्स से भी लाइट मिलेगा। तो पहले से अगर मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस पे और दूसरे से x2 डिस्टेंस पे, तो पहले वाले से जो इक्वेशन मिला, मतलब जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स वन आ जाएगा। और दूसरे वाले से जो एनर्जी मिलेगी उसकी वजह से जो वेव मतलब जो एनर्जी होगा उसकी इक्वेशन को जब आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स टू आ जाएगा। तो अब देखिए कि जो पहला फेस है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और दूसरे वेव की वजह से जो उसको एनर्जी मिली है उसका फेस क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करते हो तो आपको जो फॉर्मुला मिलेगा डेल्टा फाई, वो क्या हो जाएगा, के डेल्टा एक्स होगा। इसमें कहीं पे भी दूर दूर तक टाइम वाली बात नहीं आ रही है। तो डेल्टा फाई क्या है, फेस डिफरेंस, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। यानी जो S1 जो पाथ कवर करके P तक पहुंचा है और S2 जो पाथ कवर करके क्या कहां तक पहुंचा है बच्चों, P तक पहुंचा है, उन दोनों का डिफरेंस है। तो अब अगर मान लीजिए कि यहां पे जो भी फेस डिफरेंस आना है इस वाले पॉइंट पे, वो हर टाइम पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे फेस डिफरेंस अलग है और दूसरे टाइम पे फेस डिफरेंस क्या है, अलग होगा। हां, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाओगे तब आपका फेस डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब लाइट को यहां तक आने में अलग डिस्टेंस और S2 से यहां तक आने में अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस अलग हो जाएगा और वहां पे फेस डिफरेंस अलग हो जाता है। लेकिन जब तक आप इस पॉइंट पे हो, आपको हर टाइम पे क्या मिलेगा, सेम फेस डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इस जिस सोर्स से ऐसा होता है उसी सोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं ना। लेकिन यह ध्यान रखना कि जो कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं ये कह लूं कि दो सेम कंपनी के दो सेम बल्ब भी अगर मैं ले आऊं तब भी वो कोहेरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कहना ही गलत होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक छोटे से छोटा सोर्स जो लाइट का होगा उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब मिलियंस ऑफ एटम्स मिला करके वो छोटा सा छोटा सोर्स बनेगा। मतलब अगर आप अपने इमेजिनेशन में जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा सोच लो। उस छोटे से सोर्स के अंदर भी क्या होता है, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो कितने एटम कंसिस्ट है उस एक सोर्स ऑफ लाइट के अंदर, ये कोई नहीं कह सकता। तो ये कोई कैसे कह सकता है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल सेम लाइट देगा, है ना। मतलब जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो बिल्कुल सेम होगी, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होता है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। अगर हमें कोहेरेंट सोर्स बनाना है, दो अलग अलग मतलब कोहेरेंट सोर्सेज बनाने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सोर्स ऑफ लाइट को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट सोर्स। मतलब एक पेरेंट सोर्स से आप डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। लेकिन दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। तो ये तो कोहेरेंट की कहानी रही। नॉन कोहेरेंट क्या होगा कि किसी भी एक पॉइंट P पे, जैसे कि इस पहले वाले केस में इस P वाले पॉइंट पे इन दोनों ही सोर्सेज से जो फेस डिफरेंस मिल रहा था वो हर टाइम पे सेम था। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले वाले सोर्स इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है जिसमें इस S1 सोर्स का और S2 सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी वो सेम नहीं है।
अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुआ तो जो वेव फेज डिफरेंस आएगा उसमें क्या होगा, ओमेगा 2t ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टाइम्स टी प्लस के x2 माइनस x1 हो जाएगा। और अब जो ये फेज डिफरेंस है वो सिर्फ पाथ डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंडेंट है। यानी एक ही पॉइंट पे हर टाइम पे आपको क्या होगा, अलग अलग फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये फेज डिफरेंस से क्या चेंज होता है ये आपको थोड़े टाइम बाद समझ आएगा कि फेज डिफरेंस चेंज करने से बेसिकली क्या चेंज हो सकता है, ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको पहले शुरुआत में भी बताया था कि वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप थोड़ा सा जब तक एंड तक नहीं जाओगे तब तक कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि इस फेज डिफरेंस का आखिरकार काम क्या है ना। लेकिन आप थोड़ा सा और रुकेंगे और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जब हम वेव को सुपर इंपोज करवाएंगे और कंडीशन पढ़ेंगे कि कब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है, तब आपको समझ आएगा कि फेज डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जिनका फेज डिफरेंस किसी भी एक पॉइंट पे, जिन दो सोर्सेज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, और जिन दो सोर्सेज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज डिफरेंस देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट या नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं। जनरली जो हमारे आसपास जो लाइट का सोर्स होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, है ना। अब अगली थ्योरी क्या है इसके अंदर बच्चों, वो है इंटरफेरेंस की थ्योरी है कि आखिरकार इंटरफेरेंस क्या होता है। तो जैसे हमने सुपरपोजिशन पढ़ा था ना कि अगर मल्टीपल वेव्स किसी भी एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो आपस में सुपर इंपोज करता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना उसका। तो इंटरफेरेंस क्या कहता है, उसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक अगला वर्जन है ना। उसमें क्या बोला गया कि जब भी दो लाइट सोर्स जिसका क्या क्या सेम होगा बच्चों, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, सेम एम्पलीट्यूड होगा, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा, है ना। हैविंग कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, जब वो आपस में सुपर इंपोज करेगा तो वो क्या होगा, एनर्जी जो होता है, मतलब उस वेव की एनर्जी जो होगी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और किसी एक जगह पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और दूसरी जगह पे क्या होगा आपको मिनिमम, फिर एक जगह पे मैक्सिमम, फिर एक जगह पे क्या होगा मिनिमम मिलेगा। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही क्या है, ये एक अगला वर्जन है कि जब भी दो सोर्स ऑफ लाइट होंगी, और किस तरीके की सोर्स, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा, और फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। अब जब जहां पे एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना और इंटेंसिटी मैक्सिमम होना। इंटेंसिटी क्या बात है वो अभी थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे। और जहां पे भी आपको मिनिमम एनर्जी मिलेगा आफ्टर सुपरपोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है और इंटेंसिटी भी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा, उसके लिए हमें एक ये डेरिवेशन करना होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कब कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा लाइट का, मतलब लाइट जब इंटरफेरेंस कर रहा होगा तो कब कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और कब कब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू y1 क्या है, a1 sin ओमेगा टी, और दूसरे सोर्स की इक्वेशन क्या है, y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब यहां पे देखिए कि इसका फेज क्या ओमेगा टी और इसका फेज क्या ओमेगा टी प्लस फाई है ना। तो दोनों का फेज डिफरेंस है। अब अगर इन दोनों को आपस में सुपर इंपोज करवाएंगे तो क्या होगा, दोनों की वेव को की इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पे क्या हो गया, a1 sin ओमेगा टी हो जाएगा, यहां पे इसको ध्यान रखिएगा, यहां पे a1 sin ओमेगा टी है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। जब इन दोनों ही वेव को ऐड करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। यहां पे क्या है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ रही है, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो यहां पे देखिए a1 sin ओमेगा टी हुआ, और ये इक्वेशन ओपन करने के बाद ये बन गया, a2 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, a2 sin ओमेगा टी कॉस फाई, और ये क्या हो गया, a2 cos ओमेगा टी साइन फाई हो गया। इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, a1 प्लस a2 cos फाई, और यहां से अगर cos ओमेगा टी को पहले रख दिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, a2 sin फाई हो जाएगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए मैं दो वेव की इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, और दोनों जो वेव की इक्वेशन है वो साइन के फॉर्मेट में है, मतलब जो इक्वेशन बन रहा है उसमें साइन इन्वॉल्व है। तो दोनों वेव को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसमें भी तो साइन इन्वॉल्व होगा, है ना। अब ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे साइन ओमेगा टी आ रहा है और यहां पे कॉस ओमेगा टी आ रहा है, तो ये तो पक्की बात पता है कि जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसमें साइन ए और कॉस ए तो आ गया, यानी कि मुझे कॉस बी और साइन ए बनाना पड़ेगा। तो a1 प्लस a2 cos फाई को हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, a cos थीटा, और a क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि जो पहली वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, a1, और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, a2 है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो नया एम्पलीट्यूड कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो उसको हमने अभी के लिए थोड़ी देर के लिए कैलकुलेट किया, a और थीटा क्या है, नया वाला फेज डिफरेंस, किसके साथ, इसके साथ।
और इसी तरीके से a2 sin फाई को हमने क्या लेट कर लिया, a sin थीटा लेट कर लिया। इन दोनों चीजों को जब आप यहां पे पुट करोगे तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन बनेगा यहां पे वो क्या हो गया, y नेट इक्वल्स टू sin ओमेगा टी a cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी a sin थीटा हो गया। और इन दोनों से अगर आप a कॉमन ले लोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, और इसमें देखो ये फिर से sin a प्लस b के फॉर्मेट में आ गया, यानी कि y नेट को आप क्या लिख पाओगे, a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि a क्या है ये तो हमने लेट कर लिया था ना, लेकिन a1 और a2 के टर्म्स में कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायर करना है और दोनों इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करना और ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर जो मिलेगा दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई आ गया। और ध्यान रखना कि फाई क्या होता है, y1 और y2 के बीच का फेज डिफरेंस है ना। और अगर आप एक स्क्वायर को हटाओगे यहां से तो अंडर रूट में बन जाएगा, यानी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हो गया। तो अब जो ये a नेट आया है हमारे पास, ये कुछ कुछ उसी तरीके से आया जैसे कि हम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। तो जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते थे तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आता था वो क्या होता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा क्या होता था वहां पे, उन दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल होता था। तो यानी कि a जो आएगा, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो जो एग्जिस्टिंग वेव है उनके एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम करके आ जाता है। और इसीलिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बोला गया था कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। तो एक्चुअली में जब होता है वो जो वेव्स होती है वो वेक्टर नहीं होता है, लेकिन ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो वैसे ही आता है जैसे कि वेक्टर को ऐड करने के बाद आता है। इसलिए वहां पे बोला गया था कि आप जब भी वेव सुपर इंपोज होंगी तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कहलाता है ना। तो आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जो ए नेट है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, फाई पे। और फाई में बार बार कह रहा हूं कि फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। इसलिए मैंने आपको कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स में बताया था कि फेज डिफरेंस क्या होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना। अब आपको समझ आएगा कि वहां पे जो हमने बात करी थी कि दो सोर्सेज से किसी भी एक पॉइंट पे जो वेव आ रहा है उसका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस सब समझ आता है। क्योंकि देखो एक नॉर्मल इंसान को लाइट के अंदर क्या नजर आता है कि इंटेंसिटी से उसको समझ आता है, उसको क्या मतलब कि वेव किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, उसकी इक्वेशन a sin ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जा रहा है या a sin ओमेगा टी लिखा जा रहा है या a sin ओमेगा टी प्लस kx के टर्म्स में लिखा जा रहा है ना। एक नॉर्मल जो कोई भी लाइट को ऑब्जर्व करता है उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है। उसको किस बात से मतलब होता है, उसको इस बात से मतलब होता है कि क्या मुझे लाइट ज्यादा नजर आ रहा है, मतलब ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है। और ज्यादा और कम किस बात से डिसाइड होता है, इंटेंसिटी से। मतलब अगर मैं किसी भी जगह पे जाता हूं जहां पे रोशनी है, अगर मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत इतनी ज्यादा लाइट है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जैसे मान लीजिए समर के टाइम पे अगर आप कहीं पे भी सन की तरफ देखने की कोशिश करो तो आप नहीं देख पाते हो, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। तो उसी तरीके से अगर एक कमरे के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी होगी तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहां पे उन लाइट्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी जगह पे एक कमरे में अगर बहुत डिमर लाइट है तो आप बड़ी आसानी से देख पाओगे, या उतनी लाइट नहीं है जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप कह सकते हो कि यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, कम है। तो एक नॉर्मल इंसान को इंटेंसिटी ऑफ लाइट से पता लगता है कि लाइट ज्यादा है या कम है। अब वो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव होता है या इंटेंसिटी ऑफ कोई भी वेव होगा वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका इंटेंसिटी होता है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, I इक्वल्स टू के ए स्क्वायर आ गया। यानी ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें देखो अब मैंने रूट के और रूट के कर दिया होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं के से यहां पे भी मल्टीप्लाई करूं और के से यहां पे भी मल्टीप्लाई करूं तो ये के इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। लेकिन यहां तो दो a1 और a2 दोनों हैं, तो अगर मैं k को डिवाइड करूंगा तो k को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं अंडर रूट k और अंडर रूट k। तो दोनों को के अंदर मतलब a1 और a2 के साथ k लगाने के लिए मुझे रूट k और रूट k के टर्म्स में लिखना पड़ता है हमें, है ना। तो ये आ गया। अब ये जो है ये आई नेट है, और ये पहला वाला क्या हो गया I1, दूसरा वाला I2 हो गया, और ये क्या हो गया 2 रूट I1 I2 हो जाएगा। तो जो आई नेट का फॉर्मूला बन गया बच्चों वो क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, या इसको कॉस डेल्टा फाई भी कह सकते हो, जो कि फेज डिफरेंस होता है ना। तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। यानी ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है ना। क्योंकि जिस भी फिजिक्स के मान लीजिए आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो और उसमें अगर साइन या कॉस इन्वॉल्व हो जाता है तो वो जो फॉर्मूला है या वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये किस बात से डिसाइड होता है कि
उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन और कॉस के जिस वैल्यू के लिए साइन और कॉस पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम होता है तब वो फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम होगा, और जिस वैल्यू के लिए साइन और कॉस मिनिमम होता है उस वैल्यू पे वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अभी फिलहाल हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करनी थी, जिसमें बताया था कि जब ए नेट मैक्सिमम आएगा तो आपको, या आई नेट मैक्सिमम आएगा तो कंस्ट्रक्टिव, और जब आई नेट मिनिमम आता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। तो अब देखिए कि, और इसी में एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि एक एक्सपेरिमेंट जो YDSE होता है यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि यंग्स ने क्या किया था, दोनों ही सोर्स से जो मतलब दो ऐसे सोर्स क्रिएट किए थे जो कोहेरेंट है, मतलब जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनका फेज डिफरेंस सेम है, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है ना। तो A1 A2 क्या बोल सकते हो, A0 के बराबर, मतलब दोनों सेम है, और I1 I2 भी क्या है, सेम है, और उसको I0 के बराबर ले लिया। और तब आप अगर इसमें इस चीज को यहां पे अप्लाई करोगे तो आपके पास जो I नेट का फॉर्मुला बन जाएगा वो क्या होगा, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 या 4I0 cos स्क्वायर 5/2 लिख सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो फाई है वो क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों ही वेव के बीच का, है ना। तो अगर आपको डायरेक्टली बोला गया कि दो वेव ऐसी हैं जिनका इंटेंसिटी सेम है, या YDSE कहीं पे लिख दिया जाता है, तो आपको डायरेक्टली इंटेंसिटी का फॉर्मुला ये यूज करना है। लेकिन अगर ये नहीं बोला गया है कि दोनों ही सोर्सेज सेम है तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मुला क्या लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होंगी अभी तक। तो अब जो बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा किसके बारे में बात करनी है बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जिसमें ए नेट क्या आएगा, मैक्सिमम, और आई भी क्या आएगा, मैक्सिमम। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जो टर्म है यही हमें क्या डिसाइड करेगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी कॉस डेल्टा फाई या कॉस फाई डिसाइड करता है। तो कॉस फाई जब मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉस फाई जब मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कॉस फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और वो कब कब दे सकता है बच्चों, 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, है ना, 6 पाई पे, यानी 2 पाई इंटरवल पे जो भी वैल्यूज मिलेगा हमारे पास वो क्या होगा, उसके लिए कॉस क्या होता है, +1 आता है। यानी कॉस फाई क्या हो जाएगा, cos 2n पाई आ जाएगा, और यहां से अगर फेज डिफरेंस निकालोगे तो 2n पाई आ जाएगा, और n की वैल्यू क्या रखनी है, 0 1 2 3 रखना है ना। ध्यान रखिएगा, 0 मैंने एक खास पर्पस के लिए लिया है जो कि आगे मैं समझाने वाला हूं आपको। अब क्योंकि हम ये इसके अंदर समझ चुके थे जब मैंने यहां पे आपको एक डेरिवेशन कराया था, देखिए कि फेज डिफरेंस का फॉर्मुला क्या होता है, k डेल्टा x होता है ना। तो k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी को भी अगर ये नहीं पता है तो k क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं ना। तो अगर मैं इस फेज डिफरेंस को जो फेज डिफरेंस आया था हमारे पास पहले जो रिलेशन था k डेल्टा x, उससे अगर इक्वेट करूं तो 2 और पाई क्या हो जाएगा, आपस में यहां से कट जाएगा, सॉरी पाई कट जाएगा, और ये डेल्टा x बच जाएगा। तो डेल्टा x का फॉर्मुला क्या आ गया हमारे पास, n लैम्डा आ गया यहां पे, है ना। यानी जब जब दो सोर्स ऑफ लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा, तब हमें क्या मिलेगा, ज्यादा लाइट मिलेगा, यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। यहां पे ए मैक्सिमम का फॉर्मुला क्या होता है, a1 + a2 का होल स्क्वायर, और आई मैक्सिमम का फॉर्मुला क्या हो जाएगा, k टाइम्स a1 + a2 का होल स्क्वायर, या आप ऐसा भी कह सकते हो √ I1 + I2 का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर इस रिलेशन में अगर आप cos को +1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 + I2 + 2 √ I1 हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, √ I1 + I2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर आप ए नेट के फॉर्मुले में अगर आप cos फाई को 1 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 + a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इसका, है ना। अब अगर YDSE वाला सेटअप है तो आपको A मैक्सिमम मिलेगा, और वो 4I0 के बराबर होता है, और I मैक्सिमम क्या होता है, सॉरी A मैक्सिमम 4A0 का स्क्वायर हो जाएगा, और I मैक्सिमम जो होगा वो 4I0 के बराबर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिलता है जब A मिनिमम होगा और इस या I नेट मिनिमम होगा, और इसके लिए cos डेल्टा फाई को क्या होना पड़ेगा बच्चों, -1 होना पड़ेगा। -1 कब मिलता है cos के लिए, हमें पाई पे मिलता है, 3 पाई पे मिलता है, 5 पाई पे मिलता है, हमें 7 पाई पे मिलता है। तो अगर इन सबको मिलाकर के एक जनरल सॉल्यूशन बनाया जाए तो क्या बनता है, 2n + 1 पाई बनता है ना। तो अब इसमें क्या होता है, एक और चीज होती है कि कई बार ना कहीं जगह पे आप ऐसे देखोगे 2n + 1 पाई भी लिखा होता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। बस अगर आप 2n + 1 पाई लोगे तो आपको n कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से 1 2 3 और इस तरीके से। अब मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूं 0, ये मैं आपको जब YDSE समझाऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा कि ये 0 क्यों नहीं लिया मैंने। तो अगर मैं ये ले रहा हूं तो मुझे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, है ना। लेकिन अगर मैं 2n + 1 लेता हूं बच्चों तो हमें n कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये क्यों नहीं ले रहा हूं ये आपको YDSE वाले सेटअप में बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए जो फेज डिफरेंस आ गया वो क्या हो गया, 2n - 1 पाई आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा फाई क्या होता है, k डेल्टा x होता है। अगर आप इससे इक्वेट करोगे तो जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2n - 1 λ/2 आ जाएगा। यानी जब जब दो सोर्स ऑफ लाइट के बीच का किसी भी जगह पे पाथ डिफरेंस λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो,
तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जो एम्पलीट्यूड मिलेगा सुपर इंपोज होने के बाद वो मिनिमम मिलेगा, यानी कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर, या k टाइम्स a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। और अगर इसी चीज को रेप्लीकेट करें हम YDSC के सेटअप में रेप्लीकेट करेंगे, जिसमें कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होता है दोनों सोर्सेज का, तो आपको a क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, a नेट, और i क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। मतलब बिल्कुल कोई एम्पलीट्यूड नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलने वाला है ना। तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव में I मैक्सिमम मिला है और जो डिस्ट्रक्टिव में I मिनिमम मिला है, नॉर्मल मतलब अपार्ट फ्रॉम YDSC वाले केस में जिसमें कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है, तो I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो रेशियो आएगा वो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो YDSC वाले सेटअप में या किसी भी जगह से जहां से भी लाइट आ रहा है, अगर स्लिट इस तरीके का होता है, इसकी विड्थ ज्यादा होगी तो यहां से ज्यादा लाइट बाहर निकल पाएगा, और अगर स्लिट बहुत छोटा होगा तो यहां से कम लाइट निकल पाएगा। तो विड्थ ऑफ स्लिट अगर W1 और W2 दे रखा है, तो एक मामला ये भी याद रखना है, कभी कभार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो विड्थ ऑफ स्लिट के रेशियो का जो रेशियो होगा वो I1 और I2 के रेशियो के बराबर होगा, या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा, है ना। ये भी फॉर्मूला एक है जो ध्यान रखना है। अब ये इंटरफेरेंस सस्टेन्ड कब मिलेगा, यानी कि एक अच्छा इंटरफेरेंस कब मिलता है, तो उसके लिए ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कंडीशंस क्या होती हैं कि देखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ टू सोर्सेज मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्सेज मस्ट बी सेम होना चाहिए, जो अभी तक बात करी हमने, यानी ये सारी चीजें क्या होनी, कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए। द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अगर अलग अलग एक ऐसा सोर्स होगा जिसमें 2-3 कलर के लाइट होंगे, तो आपको जो इंटरफेरेंस होगा वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। यानी कि ये सारी चीजें जो करी जा रही है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी जा रही है ना। तो आपको कंस्ट्रक्टिव तब मिलेगा जब इस तरीके के आपके पास क्या होंगे, कंडीशंस होंगी। इसको आपको याद रखना है, इसको आप पढ़ना है, इसको लिखना है, और इससे क्वेश्चन लगभग पक्का होता है कि एक आएगा ही आएगा, क्योंकि अब एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछने लगा है बोर्ड में। तो इस तरीके के जो थ्योरीज होती हैं कि कब इंटरफेरेंस सस्टेन्ड मिलेगा आपको, या अच्छा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्टिव, उसके लिए ये सारे ही पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद करके जाना है ना। अब अगला क्या है बच्चों, इसके अंदर YDSC एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं हम। तो YDSC क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी जो हाइगेन साहब ने बोला था कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव होता है, और वेव नेचर होने की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है कि जब भी दो लाइट आपस में ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद किसी जगह पे तो मैक्सिमम बनाएगा, लेकिन किसी जगह ऐसा भी हो सकता है कि लाइट आपको मिले ही ना, है ना। और ये बात थ्योरेटिकली बताया था हाइगेन साहब ने, लेकिन इस बात को प्रूव किया था किसने, यंग्स ने। क्योंकि हाइगेन साहब इसलिए नहीं प्रूव कर पाए क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्स डेवलप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है, तो वो बन नहीं पा रहा था। अब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट को दो कोहेरेंट सोर्स में ब्रेक किया। अब इसके लिए क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या दिया गया कि मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट ये है, और इसके सामने एक में कोई नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस रखूं, लेकिन उसके बीच में क्या करूं, एक स्लिट बना दूं। स्लिट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कार्डबोर्ड है, बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड है, और उसमें आप अगर ब्लेड से एक कट लगा दो कहीं पे, है ना, बहुत बड़ा होल नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूं ब्लेड से कट लगा दो, तो जितना गैप बनेगा बस समझ लीजिए कि उसी को क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं, है ना। तो अगर इस स्लिट से लाइट जाएगा, तो जो लाइट बाहर इस स्लिट से बाहर निकल रहा होगा वो कुछ इस फॉर्म में निकल रहा होगा। तो यहां पे आपको दो लाइंस दिखाई देंगी, एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन। तो आपको जैसे बताया कि ये अगर वेव होता है तो ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, क्रस्ट, और नीचे वाला क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो जो क्रस्ट होता है, मतलब अगर बिल्कुल ऊपर से देखेंगे, साइड से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा, लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा और ऐसा नजर आएगा। तो क्रस्ट और ट्रफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रस्ट को सॉलिड लाइन से और ट्रफ को क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो YDSC से जो भी मिला था ब्राइट और डार्क, उसका हमें जो कहां पे ब्राइट मिलता है कहां पे डार्क मिलता है, उसका हमें डेरिवेशन पहले आता था। अब क्योंकि वो सिलेबस से निकल चुका है तो डेरिवेशन नहीं करना। अब देखिए क्या हुआ कि एक सोर्स ऑफ लाइट को एक स्लिट से निकाला गया, और जो वेव मिला उसको हमने क्या किया, यहां पे यंग साहब ने दो अलग अलग स्लिट से पास करवाया, यानी एक सोर्स ऑफ लाइट को दो अलग अलग सोर्स में ब्रेक किया, और इसी से कोहेरेंट सोर्स जनरेट हुआ। और जब ये कोहेरेंट सोर्स आपस में मर्ज हुआ तो ऐसा देखने को मिला कि जहां जहां क्रस्ट और क्रस्ट आपस में सुपर इंपोज कर रहा था, देखो जैसे यहां पे जो S2 का क्रस्ट है और S1 का क्रस्ट है ना, ये आपस में यहां पे ज्वाइन हुआ। इसी तरीके से और भी कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, तो वहां पे आपको क्या मिलता है, ब्राइट लाइट मिलता है ना। और जहां पे भी देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सॉलिड और डॉटेड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर यहां पे एक का सॉलिड और एक क्या क्या है, डॉटेड है। इन लाइंस में क्या हुआ, डार्क फ्रिंज देखने को मिल रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहां पे।
और कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि बिल्कुल कुछ भी इंटेंसिटी नहीं मिल रहा, कोई एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है यहां पे, है ना। तो अगर हम यहां पे एक स्क्रीन लगाते हैं तो स्क्रीन पे हमें इस तरीके से ब्राइट डार्क का पैटर्न नजर आता है। अब इस सोर्स के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो आपको जो पहला फ्रिंज मिलता है ये हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है, ये हमेशा ब्राइट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल ब्राइट। और उसके ऊपर मुझे पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, उसके नीचे भी पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क मिल सकता है, यानी सेंट्रल हमेशा ब्राइट होता है। उसके ऊपर ब्राइट डार्क जो मिलेगा उसको हम फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट, सेकेंड डार्क बोलेंगे, सेंट्रल के ऊपर भी और सेंट्रल के नीचे भी। तो आपको जो मैंने यहां पे समझाया था कि मैं यहां पे जब मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा था तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने 2n-1 लिया है। मैं n को, इसको मैं 2n+1 पाई भी लिख सकता था, बट मैंने 2n-1 इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा 2n+1 पाई लेता मैं यहां पे, तो n को मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि n = 0 पे मुझे पहला डार्क मिलेगा। अब ये थोड़ी अलग कहानी है। और अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि n = 1 पे मुझे पहला डार्क मिला, n = 2 पे मुझे दूसरा डार्क मिला, क्योंकि सेंट्रल कभी भी डार्क नहीं बनता है। सेंट्रल क्या होता है, हमेशा ब्राइट होता है। तो आप देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने जो कंडीशन लिया था वहां पे n = 0 1 2 3 होता है। तो n = 0 हमेशा किसके लिए असाइन कर दो बच्चों, सेंट्रल ब्राइट के लिए, है ना। और उसके बाद उसके ऊपर जो भी बनेगा n = 1 होगा तो वो पहले ब्राइट के लिए भी हो सकता है और पहले डार्क के लिए भी हो सकता है, लेकिन n = 0 हमेशा किसके लिए असाइन होता है, सेंट्रल ब्राइट के लिए। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बट 2n+1 लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लेना पड़ेगा कि जब आप 2n+1 लोगे डिस्ट्रक्टिव में तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि n = 0 पे मुझे पहला डार्क मिला, मतलब कंडीशन इस तरीके से याद रखनी है, तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने n = 0 लिया ही नहीं है डार्क की कंडीशन में, मैंने उसको ब्राइट की कंडीशन में लिया। और n = 0 पे ये फिक्स कर दूंगा कि वो क्या होगा, मेरा सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन होगी। और n = 1 2 3 अगर ब्राइट में आ रहा है तो वो पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट। और एक n = 1 2 3 अगर डार्क की कंडीशन में आ रहा है यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो वो पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क होगा, है ना। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। और इसमें जो इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है वो आप देखो कि बिल्कुल सेम मिलता है यहां पे, है ना। ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बन गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इंटेंसिटी कभी भी अलग नहीं होता है, बिल्कुल एक जैसा इंटेंसिटी होता है इनका, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलेगा आपको, है ना। मतलब जितना इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट का होता है उतना ही पहले ब्राइट का, दूसरे ब्राइट का। और डार्कनेस में भी सबका क्या होता है, सेम डार्क बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपको ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, कहीं पे थोड़ा कम डार्क दिखाई देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इंटेंसिटी का ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि इस स्क्रीन के ऊपर कहां पे मुझे कौन सा ब्राइट और कौन सा डार्क मिल रहा है, किस पोजीशन पे ब्राइट और किस पोजीशन पे डार्क, कब मुझे पहला ब्राइट मिलेगा, कब मुझे दूसरा ब्राइट मिलेगा, ये कैसे पता लगेगा। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ। इसकी डेरिवेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसके फॉर्मूलेज को याद रखना है। बट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो तो देखो ये जो एक्सपेरिमेंट यहां पे हो रहा था, इसी चीज को अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, मतलब डायग्राम ऐसे बना रहे हैं ताकि हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सके। तो S1 सोर्स से मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये मेरे पास स्क्रीन है और इस स्क्रीन से किसी भी yn डिस्टेंस पे मुझे कोई भी nth फ्रिंज मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस P वाले पॉइंट पे मुझे पहला ब्राइट मिल रहा है, दूसरा ब्राइट मिल रहा है, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राइट ही मिल रहा है उस वाले पॉइंट पे। मैंने बोला कि मान लो कि यहां से मुझे yn डिस्टेंस पे कोई भी फ्रिंज मिला यहां पे, है ना, वो ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे ये सारी बातें किस बात पे डिपेंड करती है, पाथ डिफरेंस पे, है ना। मतलब ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों सोर्सेस से जो लाइट वहां पे पहुंच रहा है वो कंडीशन क्या है, मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो ब्राइट वाले को के मतलब कंस्ट्रक्टिव वाले से मैच कर रहा है या डिस्ट्रक्टिव से भी मैच कर रहा है। तो यहां से जो लाइट जा रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, S1P, और ये जो है वो S2P है, और इसको मैंने X2 लिया है और इसको क्या लिया है, X1 लिया है। तो जो पाथ डिफरेंस होगा उसको X2 - X1 से तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो, अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो ये ज्यादा ट्रैवल कर रहा है और ये कम ट्रैवल कर रहा है, तो जो ज्यादा कर रहा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, यानी S2P - S1P। और इन कैलकुलेशन को जब हम करते थे, इसी की डेरिवेशन थी जो पहले, अब हमें नहीं करना है। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, YN_d/D। अब इसमें स्मॉल डी क्या है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है, और जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल डी है ना। तो यहां से आपके पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है बच्चों, YN_d/D। इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे और बहुत सारी जगहों पे इसको यूज करना होता है ना। तो अब अगर मैं इस पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव वाले पाथ डिफरेंस से इक्वेट करूंगा तो मुझे वो पोजीशन मिल जाएगा जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा, और जब मैं इसी पाथ डिफरेंस को इक्वेट करूंगा किससे, डिस्ट्रक्टिव वाले इंटरफेरेंस वाले पाथ डिफरेंस से, तो मुझे क्या मिलेगा, वो पोजीशन मिल जाएगा जहां पे डार्क फ्रिंज मिल रहा होगा। तो ये देख रहा होगा आप, यहां पे मैंने क्या किया, YN_d/D
बाई कैपिटल डी को एन लैम्डा से इक्वेट किया क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन थी, तो वाई एन क्या मिल गया, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये वो पोजीशंस है जिसमें एन को क्या पुट करना है, 0 1 2 3, तो एन इक्वल्स टू 0 पे जो मिलेगा वो वाई क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी वहां पे क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। और 1 2 3 पे पहला ब्राइट दूसरा ब्राइट मिलेगा इस तरीके से। तो ये वो पोजीशन है जहां पे मुझे ब्राइट मिलने वाला है। और जब मैं इसी पार्ट डिफरेंस को 2n - 1 लैम्डा बाई 2 से इक्वेट करूंगा तो जो yn मिलेगा दैट इज 2n - 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 टाइम्स स्मॉल डी हो जाएगा। और ये वो पोजीशन होगी जहां पे डार्क फ्रिंजेस मिलने वाले हैं ना। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें क्या है कि देखो, अगर आप इसको देखोगे तो देखो ये तो ब्राइट है, ये क्या है, ब्राइट है, ये ब्राइट है। अब दो ब्राइट के बीच में क्या है, ये डार्क बन रहा है ना। और इसी तरीके से दो डार्क के बीच में क्या है, एक ब्राइट मिल रहा है। तो इनकी विड्थ कितनी है इसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इट इज अ सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट के बीच में डार्क बनता है और दो डार्क के बीच में क्या होता है, ब्राइट मिलता है। यानी दो ब्राइट की किसी भी दो ब्राइट की पोजीशन को माइनस करोगे तो आपको डार्क का फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा, और दो डार्क वाले जो फ्रिंजेस होंगे उसकी पोजीशन को माइनस करोगे, किसी भी दो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए लेकिन वो, है ना, तीसरे में से दूसरे को, फोर्थ में से तीसरे को, इस तरीके से माइनस करोगे तो आपको ब्राइट और डार्क का फ्रिंज मिल जाएगा। आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन, इन सब कैलकुलेशन को जब आप करोगे, यहां पे मैंने करके दिखाया है, तो जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मुला मिलता है वो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी मिलता है। ये ब्राइट के लिए भी सेम होता है और डार्क के लिए भी सेम होता है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है इन जनरल कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मुला क्या हो गया बच्चों, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ गया, है ना। अब इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर इसमें चेंज करोगे तो आपको फ्रिंज विड्थ किस तरीके से चेंज हो जाएगा। देखो, पहली बात तो इस YDSC के सेटअप को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट का। दूसरी दो तीन चीजें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं और बहुत क्वेश्चन इसमें बोर्ड में पूछा गया है पहले भी और अब भी पूछे जाने का चांस है कि अगर मान लीजिए कि इस पूरे सेटअप को, YDSC के सेटअप को बच्चों, हम क्या करते हैं, किसी एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर देते हैं जो कि एयर और वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो सब किस में था, एयर और वैक्यूम में था। तो अगर किसी भी और मीडियम में ले जाओगे तो जो लैम्डा होता है किसी भी मीडियम का, वो क्या होता है, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है ना। तो जब आप इसको पुट करते हो तो जो बीटा इन मीडियम होता है वो 1/μ टाइम्स हो जाता है जो भी फ्रिंज विड्थ एयर के अंदर होता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि 1/μ टाइम्स हो जाएगा जो भी फ्रिंज विड्थ एयर में था जब हम उसको किसी मीडियम में रखेंगे। तो दूसरी चीज है कि अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट सीट को, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या हो रहा था, यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था ना, अब इस जगह पे मान लीजिए मैं हो सकता है यहां पे या यहां पे, अगर आप किसी भी एक जगह पे, दोनों जगहों पे नहीं, किसी भी एक जगह पे अगर आप एक ट्रांसपेरेंट सीट पुट कर देते हो जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, तो क्या होगा, और ऑब्वियसली बात है ट्रांसपेरेंट सीट है तो उसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि एयर के अलावा कुछ और होगा, क्योंकि वो अब सीट आ गया तो जाहिर सी बात है एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया तो जो फ्रिंजेस होते हैं ना अपनी पोजीशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कितना शिफ्ट आएगा फ्रिंज के अंदर उसका फॉर्मुला हमारे पास ये आ जाता है ना। तो ये डायरेक्टली याद करना और डायरेक्टली आप फॉर्मुले में अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस कुछ भी चेंज करते हो इस तरीके से, मतलब अगर आप एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम ले लेते हो तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा, 1/μ टाइम्स हो जाएगा जो एयर का फ्रिंज विड्थ था। अगर आप कोई सीट प्लेस कर देते हो किसी भी एक पाथ ऑफ लाइट में जिसकी थिकनेस टी होगी, तो जो शिफ्ट इन फ्रिंज होगा दैट इज कैपिटल डी बाई स्मॉल डी टाइम्स μ-1 टाइम्स टी, या आप ऐसा बोल सकते हो फ्रिंज विड्थ बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट टाइम्स μ-1 टाइम्स जो थिकनेस है उस शीट का। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अगर मान लीजिए अभी तक जो भी मैंने सोर्स लिया था वो क्या था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की जगह पे कोई भी और सोर्स ऑफ लाइट ले लूं, यानी कि व्हाइट लाइट ले लूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात पे पूछा जाता है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को अगर आप व्हाइट लाइट से रिप्लेस करोगे YDSC के सेटअप में तो आपको कैसा चेंज देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जहां पे मुझे फ्रिंज देखने को मिला था एक ही तरीके का, अगर आप ब्लू कलर की लाइट ले रहे थे तो आपको फ्रिंजेस ब्लू कलर की दिख रही होंगी, रेड लोगे तो रेड कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर अब आप क्या करोगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह पे व्हाइट लाइट लोगे तो आपको सेंट्रल तो व्हाइट मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको फ्रिंजेस मिलने वाले हैं वो आपको कलर्ड फ्रिंजेस मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पे पहले का ब्राइट बन रहा होगा हो सकता है दूसरे का डार्क बन रहा हो, है ना। तो बहुत सारे कलर के जो YDSC में जितने भी, सॉरी व्हाइट लाइट में जितने भी 7 कलर्स होते हैं वो 7 कलर्स के फ्रिंजेस आपस में ओवरलैप कर रहा होगा। जहां पे कंप्लीट ओवरलैपिंग होगा वो सेंट्रल होता है, वहां पे तो व्हाइट मिल जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पे कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होता। कहीं पे 2 कलर आपस में ओवरलैप करता है, कहीं पे 3 कलर आपस में ओवरलैप करता है। तो हम सिंपली ये बोल देते हैं, इसका थोड़ा डिटेल आंसर भी होता है लेकिन एक जनरल आंसर ये आप कह सकते हो कि सेंट्रल क्या होगा, व्हाइट होगा, और उसके बाद जो फ्रिंजेस होंगे वो क्या होगा, आपको कलर्ड फ्रिंज नजर आएगा। एक सिंपल आंसर ये होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा।
अब अगली जो थ्योरी है, लास्ट थ्योरी है इसके अंदर, इस चैप्टर का, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो देखिए क्या होता है कि एक जनरल थ्योरी होती है लाइट की, कि भाई मान लीजिए कि अगर मैं ये बोलूं आपको कि एक स्क्रीन है ना, और इसमें अगर मैं एक कोई ऑब्स्टेकल रखूं और यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो लाइट को जनरली ऐसे जाना था और ऐसे जाकर के यहां पे स्क्रीन पे आना था, और ये ब्राइटर शैडो बनना था। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि अगर एक ऑब्स्टेकल है यहां पे और एक सोर्स है, तो स्क्रीन पे एक जनरल चीज क्या होनी चाहिए थी कि यहां पे ज्योमेट्रिकल शैडो बनना चाहिए था, है ना, यहां पे शैडो बनता और यहां पे क्या होता, लाइट बनने वाला था, होना था ना यहाँ पे कि लाइट ऐसी होता। लेकिन लाइट क्या होता है, बेंड कर जाता, मतलब एक जनरल बात थी कि ये यहाँ पे इतना शैडो बनना चाहिए था, लेकिन इतना शैडो ना बन करके अब इतना बड़ा शैडो बन रहा है, क्योंकि लाइट क्या होता है, बेंड कर जाता है फ्रॉम द सोर्स, अपने कॉर्नर से, सॉरी। और इसी तरीके से अगर आप एक स्मॉल ओपनिंग रखोगे तो यहां पे आपको लाइट मिलना चाहिए था, बाकी जगह पे डार्क मिलना चाहिए था, मतलब शैडो मिलना चाहिए था। लेकिन अब क्या होता है कि यहां से कॉर्नर से, क्योंकि लाइट बेंड करके यहां से यहां तक चला जाता है, तो अब इतना बड़ा आपको क्या मिलेगा, ब्राइटर पोर्शन मिलेगा, और शैडो का जो जहां पे शैडो बन रहा था वो अब क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो ज्योमेट्रिकल शैडो था, जो पहले छोटा बनना चाहिए था, वो अब बड़ा बन रहा है, और उसके बाद आपको थोड़ा ब्लर्ड सा पोजीशन दिखता है ना। तो होता क्या है कि जैसे आप कभी भी अगर अपनी परछाई को देखो, आप लाइट में अगर आपके ऊपर लाइट पड़ रही हो और आपकी परछाई बन रही हो कहीं पे, तो आप देखना कि आपकी जो परछाई होती है वो कभी भी उसके जो एजेस होते हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट आपके जो बिल्कुल कॉर्नर होता है ना, आपकी बॉडी के कॉर्नर से बेंड होकर के किसी एक जगह पे नहीं जा रहा होता है, थोड़ा सा ब्लरी सा होता है, तो वो बेंड हो जाता है। तो पहले थ्योरी यही मानी गई थी रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग कि लाइट को बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग, और इतना बड़ा शैडो पोर्शन और बाकी जगह लाइट, और इसमें इतनी जगह पे लाइट और बाकी जगह पे क्या होना चाहिए था, शैडो मिलना चाहिए था। लेकिन ये देखने को मिला कि ये बिल्कुल उलट होता है, यानी कि आपको शैडो रीजन इस वाले पोर्शन में थोड़ा ज्यादा बड़ा मिलता है, और इसमें आपको जो ब्राइटर वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लाइट क्या होता है, बेंड कर जाता है कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल से जब भी हम उसके ऊपर लाइट को फॉल करवाते हैं ना। तो यही डेफिनेशन भी है कि बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस एंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्लिट एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज नोन एज व्हाट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता है। दो तरीके के डिफ्रैक्शंस होते हैं, एक तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है और एक क्या है, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन है। और ये कुछ अलग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता कि पैटर्न हमको अलग अलग मिलता है, ये बस इस बात पे था कि सोर्स और मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कम है या ज्यादा है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या था, द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन ऑन विच डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम। मतलब स्लिट या सोर्स और स्क्रीन को दूर रखा गया, तब डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन किया गया, वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का था। मतलब ये एक सेटअप है। और दूसरा केस क्या था, फ्रेस्नेल्स, जिसमें सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया, मतलब बहुत दूर नहीं रखा गया था, है ना। यही कहानी थी। और इस केस में मतलब जब डिस्टेंस बहुत बड़ा था, तो लाइट को स्क्रीन पे ले जाने के लिए क्या किया गया था, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है, एंड वी कंसीडर द प्लेन वेव फ्रंट इन दिस केस। मतलब क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि लाइट जब भी किसी भी कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल करता है, तो वहां से जो बाहर निकलेगा लाइट, वो क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था इसका। तो उसी केस को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे कि कहां पे हमें मैक्सिमा दिखाई देगा और कहां पे हमें मिनिमा दिखाई देगा। हालांकि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ब्राइट और डार्क की ही कहानी होती है, लेकिन इस केस में हम मैक्सिमा और मिनिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्राइट मिलता है, सेंट्रल ब्राइट, वो तो सबसे बड़ा मिलता है। उसके बाद जो ब्राइट मिलता है वो उसकी वेट उतनी नहीं होती है जितना सेंट्रल होता है, और उसकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इसलिए हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि सारे ही ब्राइट फ्रिंजेस का जो इंटेंसिटी होगा वो सेम होगा, इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया जाता है मैक्सिमा। तो जो सेंट्रल होगा उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे, लेकिन बाद वाले को सेकेंडरी मैक्सिमा बोले जाते हैं, है ना। और जो डार्क बनता है जहां पे, उसको हम मिनिमा का नाम देते हैं। तो बस नाम अलग हो गया है, क्योंकि अब ये क्लियर इमेज नहीं बन रही है, मतलब जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं मिल रहा है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है। तो अब उसमें भी क्या हो रहा है, अब देखो पहले क्या था कि दो अलग अलग स्लिट थे हमारे पास और ये स्क्रीन था। अब क्या हो गया कि यहां पे एक सिंगल स्लिट रखा गया, यानी कि ये मान लीजिए कि आपके पास स्लिट है और ये क्या है, स्क्रीन है, और यहां से लाइट क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रही है, और इस बीच में इनफाइनाइट सोर्सेज पॉसिबल हो सकते हैं। पहले जो सिर्फ दो सोर्सेज का इंटरफेरेंस था या दो सोर्सेज का सुपरपोजिशन हो रहा था, अब मान लीजिए कि इस स्लिट के बीच में, मतलब यहां इतने डिस्टेंस में अब इनफाइनाइट सोर्सेज आ रहा है, और इनफाइनाइट सोर्सेज का क्या हो रहा है, अब बच्चों आपस में सुपरपोजिशन हो रहा है।
तो हो यहां पे भी इंटरफेरेंस ही रहा होता है, लेकिन अब इनफाइनाइट सोर्सेज के बीच में होता है। पहले क्या था, दो सोर्सेज के बीच में हो रहा था। तो मान लीजिए कि मेरे पास मैं एक सोर्स ये ले रहा हूं और एक सोर्स ये ले रहा हूं, बीच में तो बहुत सारे सोर्सेज होंगे, लेकिन जो क्लियरली हमें दिखाई देगा, जिसको हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, वो यहां से, और फिर से मैं वही ले रहा हूं कि मान लीजिए कि स्क्रीन पे एक पॉइंट ओ लिया है जो कि बिल्कुल सोर्स के बिल्कुल सामने होगा। इस पॉइंट से किसी भी वाई एन डिस्टेंस पे मैंने बोला कि मेरा जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा या सेकेंडरी मिनिमा होगा ये बन रहा होगा, क्योंकि ओ वाले पे तो हमेशा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा, ये फिक्स्ड होता है। तो अब कितने डिस्टेंस पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा बन सकता है, उसके लिए हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया। जैसे कि पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो मान लो यहां से लाइट x1 डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहा है और यहां से लाइट क्या कर रहा है, x2 डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहा है ना। तो अब जो पाथ डिफरेंस होगा वो फिर से क्या होगा, S2P माइनस S1P हो जाएगा, या आप यहां पे B और A ले रहे हैं हम, तो BP माइनस क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा इसका, है ना। ये थोड़ा सा यहां पे गलत है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये BP माइनस का क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा इसका, है ना। हाँ, x2 माइनस x1 के टर्म्स में ये क्या है, सेम है। तो अब ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके बराबर है, BM के बराबर है, ठीक है जी। अब इस BM को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि देखो ये एंगल जो बन रहा है ना, ये जो सिस्टम मैंने बनाया है ये थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको सारी चीजें समझ आ सके, लेकिन यहां जो ये एंगल है और ये वाला एंगल होगा अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, क्योंकि ये सारे एंगल इतने छोटे होते हैं, जिन छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को आप टैन थीटा या आप थीटा के बराबर भी बोल सकते हो। और ये कब होता है, जब वो 5 डिग्री से छोटे वाला एंगल बना रहा होता है। मतलब अगर एंगल की वैल्यू 5 डिग्री से छोटी हो तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी और टैन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये बहुत ही छोटे एंगल की कहानी है, बड़े एंगल पे ये सारी चीजें नहीं वैलिड हो पाती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल AMB के अंदर अगर इस एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या करूं, मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं, तो ये क्या आ जाएगा, BM बाई AB हो जाएगा। और BM की वैल्यू क्या होगी, जो कि पाथ डिफरेंस है दोनों इस पॉइंट से जो लाइट आ रहा है और इस पॉइंट से जो लाइट आ रहा है, उसको हमने क्या बोला, A साइन थीटा एन बोला, जो कि टैन थीटा के बराबर भी होगा। और मैंने यहां पे बोला कि यहां पे थीटा क्या बहुत छोटा है, तो साइन थीटा एन क्या होगा, टैन थीटा एन के बराबर होगा। और टैन थीटा जब आप कैलकुलेट करोगे यहां से देखो, तो टैन थीटा क्या होगा, YN बाई कैपिटल D हो जाएगा, ये ध्यान रखना है ना, YN बाई कैपिटल D। तो जहां पे इसको यूज करना होगा हम इसको यूज करेंगे। अब हमें ये देखना होता है कि कहां पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो डिफ्रैक्शन जो होता है ना, वो इंटरफेरेंस का बिल्कुल उल्टा पैटर्न होता है, आपको ये ध्यान रखना है बस अभी, है ना। तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसके लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। पहले क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 पे, या 2n-1 लिया था हमने मान लो, तो वहां पे क्या मिल रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। अब क्योंकि मैंने कहा कि जो डिफ्रैक्शन होता है वो इंटरफेरेंस का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस जो हमने पढ़ा था, यानी YDSE में जो भी चीजें हमने पढ़ी थी, उसमें दो सोर्सेज के बीच का इंटरफेरेंस था। यहां पे इनफाइनाइट सोर्सेज के बीच का इंटरफेरेंस है, आपको इसी तरीके से लेना है। तो पाथ डिफरेंस को किससे इक्वेट करना है, 2n+1 से। तो अभी जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था वो क्या था बच्चों, देखो A साइन थीटा n था, उसको हम इक्वेट करेंगे एक बार किसके साथ, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के साथ। तो आपको जो साइन थीटा n आया या थीटा n आया, थीटा n क्या होता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2n+1 लैम्डा बाई 2a हो जाएगा। और अगर आप लीनियर पोजीशन निकालते हो, यानी कि स्क्रीन पे कितने डिस्टेंस पे मुझे जो सेकेंडरी मैक्सिमाज होगा वो दिखाई देगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस साइन थीटा को टैन थीटा से इक्वेट करना है। और टैन थीटा जैसे कि बताया था आपको कि YN बाई कैपिटल D होगा, इक्वेट करोगे तो YN का फॉर्मुला क्या आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2a आ जाएगा। और ये क्या है, लीनियर पोजीशन है किसका, सेकेंडरी मैक्सिमा का, है ना। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इसी तरीके से मिनिमा निकालने के लिए आप पाथ डिफरेंस को क्या करोगे, n लैम्डा से इक्वेट करोगे, यानी मैंने कहा था कि इंटरफेरेंस का जस्ट उल्टा करना है। जहां जो पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस के अंदर या YDSE के अंदर कंस्ट्रक्टिव के लिए था, वो अब यहां पे मिनिमा के लिए यूज करेंगे, और जो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए था वो हम सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए यूज कर रहे थे। तो जब हमने इस पाथ डिफरेंस को इक्वेट किया A साइन थीटा n से, तो साइन थीटा n या एंगुलर पोजीशन जो कह सकते हो जहां पे मिनिमा बन रहा है, वो क्या है, n लैम्डा बाई a है। और अगर आप लीनियर पोजीशन देखोगे जहां पे आपको मिनिमा मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाई a आ जाएगा इसका, है ना। तो ये सारी बातें हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि सेंट्रल सबसे ज्यादा ब्राइट बनता है, और उसके बाद जो ब्राइट बनता है वो उतना ब्राइट नहीं होता है। तो इंटेंसिटी पैटर्न क्या है, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सेंट्रल सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, उसके बाद पहला इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, फिर दो थोड़ा और कम होते होते एक टाइम के बाद क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये पोजीशंस हैं जहां पे आपको मिनिमा मिल रहा होगा, यानी कि ये देखो यहाँ पे पहला मिनिमा है, फिर दूसरा मिनिमा है, तीसरा मिनिमा है। तो लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए क्या है, ये एंगुलर पोजीशन है उन सबकी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो जो इंटरफेरेंस था, मतलब YDSE में भी जो हो रहा था, उसमें भी इंटेंसिटी पैटर्न आपको याद रखना है, और इसका भी इंटेंसिटी पैटर्न याद रखना है। ये डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया बोर्ड्स के अंदर, तो इन सब चीजों को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है
कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो बाकी सारे मैक्सिमा का डबल विड्थ का बनता है। उसका जो एंगुलर विड्थ होता है वो भी डबल होता है और जो लीनियर विड्थ होता है वो भी डबल होता है। उसको कैसे निकालेंगे? तो एंगुलर विड्थ क्या होता है? इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑन द टू साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो यहां पे पहला क्या मिला? ये मिनिमा, और ये क्या है? मिनिमा है। तो अगर आप इस डायग्राम से देखो तो यहां पे भी क्या हो रहा है? देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, यहां पे पहला मिनिमा मिलेगा और यहां पे भी पहला मिनिमा मिलेगा। तो अगर मैं एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करूं तो ये क्या होता है? लैम्डा बाई ए। अभी देखा था हमने ना, एंगुलर प्रोजेक्शन क्या था इसका? एन लैम्डा बाई ए था। तो अगर मैं पहले मिनिमा की बात करूंगा तो एन की वैल्यू को क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा, है ना। तो लैम्डा बाई ए बोथ साइड, सेंट्रल के ऊपर भी और सेंट्रल के नीचे भी, तो लैम्डा बाई ए और यहां पे माइनस लैम्डा बाई ए हो गया। अगर आप यहां से इसको ले जाओगे तो कितने एंगल पे बन रहा है? तो देखो पहला वाला क्या था? थीटा, ये भी थीटा हो गया, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? 2 थीटा हो गया। तो इसलिए बोला गया कि 2 थीटा क्या होगा? 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा। और अगर आप इसकी लीनियर विड्थ को कैलकुलेट करोगे, ये वाला विड्थ, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? हमने पढ़ा है ना, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सब बहुत छोटे एंगल के लिए होता है, तो एल बराबर क्या लिख सकते हो? थीटा टाइम्स आर लिख सकते हो। आर यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा? इस कैपिटल डी के, जो कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जो लीनियर विड्थ आ जाएगा वो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए आ जाएगा, जो कि अब उस स्लिट की विड्थ है ना, कौन सा? स्मॉल ए। इसी तरीके से अगर आप एंगुलर विड्थ निकालते हो किसका? nth सेकेंडरी मैक्सिमा का, तो जो मिनिमा वाली पोजीशन है उसको आप माइनस करोगे तो आपको ये एंगुलर पोजीशन मिल जाएगा किसका? सेकेंडरी मैक्सिमा का। और ये आपको मिल जाएगा किसका? ये सारे फॉर्मुलेज आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आप सिंपल चीज देखोगे तो मैंने कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्शन किया है। जहां पे मतलब पहले भी बताया था कि 2 डार्क के बीच में क्या बनता है? ब्राइट बनता है। तो इसी तरीके से 2 मिनिमा के बीच में क्या बनेगा? एक मैक्सिमा मिलेगा। तो nth मिनिमा की पोजीशन को एंगुलर पोजीशन में से अगर आप n-1 वाले मिनिमा को के एंगुलर पोजीशन को जब माइनस करोगे तो जो एंगल मिलेगा वो क्या होगा? एंगुलर विड्थ होगा सेकेंडरी, nth सेकेंडरी मैक्सिमा का। और उसको अगर आप कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दोगे थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर लगा करके, तो आपको लीनियर विड्थ मिल जाएगा। और इन दोनों ही चीजों को आप देख करके बता सकते हो कि जो विड्थ आया है लीनियर विड्थ या जो एंगुलर विड्थ है सेकेंडरी मैक्सिमा का, वो डबल है किसके? सॉरी, सेंट्रल मैक्सिमा का वो सेकेंडरी मैक्सिमा का डबल है, बिल्कुल, है ना। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर के अंदर इतना ही है जो हमें पढ़ना है। इसके अंदर अब और कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है। तो आई होप सब बच्चों को सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके पास, है ना। आप कहीं भी किसी भी माध्यम से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। टाइम बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा कि जिनको जो भी डाउट हो मुझसे रीच आउट कीजिए, कोशिश पूरी करूंगा। जो भी बच्चे मुझसे रीच आउट करेंगे मैं पूरे डाउट, पूरी आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर सकूं, जो भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर दूंगा। प्रीवियस जितने भी वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड किया उन सारी चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो कोई भी चैप्टर अगर छूट गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ये जो नोट्स है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप सारे ही नोट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक पैसा आपको भी पे नहीं करना है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और वहां से हम नए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।